नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज फिर दो सच्ची घटनाएं लेकर आया हूं। सुबह का वक्त था, करीब 5:30 बजे। ठंड काफी थी और सड़कें लगभग खाली थीं। एक पुलिस टीम अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करके वापस लौट रही थी। तभी अचानक उनकी नजर सामने से गुजर रही एक काली लांसर कार पर पड़ी। कार ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो पुलिस की गाड़ी के पास आई, ड्राइवर ने उसे बाईं तरफ से ओवरटेक किया और तुरंत स्पीड बढ़ा दी। यही बात पुलिस वालों को खटक गई। ऊपर से कार की पिछली सीट पर रखा एक कंबल भी थोड़ा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके नीचे कुछ छुपाया गया हो। शक बढ़ते ही पुलिस ने कार को रुकवाने का फैसला किया। उनकी गाड़ी उस वक्त पंचकूला के सेक्टर 19 के पास थी। पुलिस वैन ने स्पीड बढ़ाई और कुछ ही दूरी पर जाकर उस कार को रोक लिया। कार जैसे ही रुकी, ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी बाहर निकला। वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, कहीं से भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। पुलिस ने उससे गाड़ी की स्पीड बढ़ाने और पीछे रखे कंबल के बारे में पूछा। उसने सीधे सीधे कहा कि वो जल्दी में था, इसलिए गाड़ी तेज हो गई। कंबल के बारे में भी उसने साफ कहा कि उसमें कुछ भी नहीं है। अपनी बात को सही दिखाने के लिए उसने खुद ही गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और कंबल हटाकर दिखा दिया। इसके बाद पुलिस ने पूरी गाड़ी अच्छे से चेक की, लेकिन कुछ भी शक करने जैसा नहीं मिला। सब ठीक लगने पर वो जाने की बात करने लगा। कंबल मोड़कर उसने वापस रखा और बिना इधर उधर देखे सीधे ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। लेकिन तभी पुलिस टीम में से एक ने उसे रोक लिया। उसकी हरकतें थोड़ी अलग लग रही थीं, इसलिए उसे वहीं रोककर नाम, पता और बाकी जानकारी पूछी जाने लगी। साथ ही उससे यह भी पूछा गया कि इतनी सुबह वो कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। उसने पीछे मुड़कर अपना नाम मनोहर लाल गुप्ता बताया और कहा कि वो चंडीगढ़ के सेक्टर 56 में अपने फ्लैट में रहता है। जब उससे पूछा गया कि फिर पंचकूला में क्या कर रहा था, तो उसने बताया कि सेक्टर 10 में उसका एक दोस्त रहता है। उसी के पास वो पिछली रात रुका था और अब वहीं से वापस घर जा रहा है। दोस्त का नाम और पता पूछने पर उसने बताया कि दोस्त का नाम राजन है और वो कोठी नंबर 1081 में किराए पर रहता है, जो किसी पुलिस अफसर की बताई जा रही थी। उसने कहा कि दोस्त ने उसे रात में रोक लिया था, इसलिए सुबह वापस निकल रहा है। लेकिन पुलिस को उसकी बातों में थोड़ा गड़बड़ लगा। इस पर उसने सफाई दी कि वो दूसरे रास्ते से जीरकपुर की तरफ से होकर जाना चाहता था, क्योंकि उसे वो रास्ता सही लगा। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी के कागज मांगे तो उसने साफ कहा कि कागज उसके पास नहीं है। पूछने पर उसने बताया कि गाड़ी उसकी नहीं है, बल्कि उसके एक दोस्त की है, जो अपना होटल बेचकर कहीं चला गया और जाते वक्त कार उसके पास छोड़ गया। जब उससे कागज या दोस्त का संपर्क नंबर मांगा गया तो वो कोई भी ठोस जवाब नहीं दे पाया। कभी कहता नंबर बदल गया, कभी कहता पुराना नंबर डिलीट कर दिया। अब तक पुलिस को पूरा शक हो चुका था कि मामला सीधा नहीं है, इसलिए ज्यादा देर खुद पूछताछ करने के बजाय उन्होंने नजदीकी पुलिस चौकी को इसकी जानकारी दे दी। उन्हें शक था कि यह गाड़ी चोरी की हो सकती है और हो सकता है इसके पीछे किसी बड़े कार चोर गिरोह का हाथ हो। अब मामला थोड़ा गंभीर लगने लगा था और आगे की पूछताछ उसी हिसाब से की जाने वाली थी। मनोहर लाल से थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद पुलिस ने गाड़ी की डिक्की खोलने को कहा। जैसे ही डिक्की खुली, अंदर एक बड़ी सी बोरी रखी दिखाई दी, जिसका मुंह सिला हुआ था। घर में कोई फंक्शन है, उसी के लिए वो मंडी से ये सब लेकर आया था। पहली नजर में बात सामान्य लग रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने आदत के मुताबिक थोड़ा और पूछ लिया कि बोरी में कितना वजन होगा। इस सवाल पर वो थोड़ा अटक गया, जवाब साफ नहीं दे पाया। अब पुलिस को शक और बढ़ गया। दो जवानों को बोरी उठाकर देखने को कहा गया। आमतौर पर सब्जियों की बोरी ज्यादा भारी नहीं होती, लेकिन इस बोरी को उठाना आसान नहीं था। दोनों ने मिलकर उठाने की कोशिश की, तब जाकर थोड़ा हिला पाए। अंदाजा लगाया गया कि वजन बहुत ज्यादा है। अब मामला साफ तौर पर गड़बड़ लगने लगा था। जैसे ही बोरी खोली गई, अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। ऊपर सब्जियां भरी हुई थीं, लेकिन उनके नीचे एक युवती की लाश छुपाई गई थी। शरीर को मोड़कर बोरी में ठूंस दिया गया था। हाथ पैर पीछे की तरफ बंधे हुए थे और नाक से निकला खून जम चुका था। अब पुलिस को समझ आ गया कि बात कुछ और ही है। कार और ड्राइवर की सच्चाई सामने आते ही पुलिस ने तुरंत अपने सीनियर अफसरों को खबर दी। इसके बाद वहीं से कार्रवाई शुरू कर दी गई और मामला दर्ज कराने के लिए टीम को थाने भेज दिया गया। उधर मनोहर लाल को वहीं रोककर हिरासत में लिया गया और मौके पर ही उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। ज्यादा देर तक वो कुछ छुपा नहीं पाया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि जिस लड़की की लाश मिली है, उसका नाम सायरा बानो है और वो मुंबई की रहने वाली थी।
आगे उसने कहा कि इस हत्या में वो अकेला नहीं है। उसने अपने एक जानने वाले राजन और उसकी पत्नी पायल के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। इसके पीछे की वजह भी उसने बताने की बात कही और कहा कि वो हर बात साफ साफ बताएगा और जांच में पूरा सहयोग करेगा, क्योंकि पहले भी वो पुलिस की कार्रवाई झेल चुका है। थोड़ी देर में और अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी उससे अलग अलग तरीके से पूछताछ की। इसके बाद बाकी जरूरी कार्रवाई पूरी की गई और लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। फिर पुलिस मनोहर लाल को सीधे थाने नहीं ले गई, बल्कि पहले उसे पंचकूला के सेक्टर 10 में उस जगह ले जाया गया जहां राजन रहता था। मनोहर लाल ने पहले ही बता दिया था कि जिस कपड़े में लाश को लपेटा गया था और जिस तौलिए पर खून के निशान थे, वो सब उसी घर में छूट गया है। पुलिस को शक था कि बाकी सबूत अब भी कहीं छिपाए गए होंगे। मनोहर लाल ही उन दोनों को पहचानता था, इसलिए उसे साथ लेकर टीम उनकी तलाश में निकल पड़ी। काफी खोजबीन के बाद उसी दिन दोपहर करीब 3 बजे दोनों पंचकूला के माजरी चौक के पास मिल गए। पुलिस ने तुरंत तीनों को अपने कब्जे में लिया और थाने ले जाकर अलग अलग लॉकअप में बंद कर दिया। उस रात ज्यादा पूछताछ नहीं की गई। अगले दिन तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें कुछ दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में लिया गया। कोर्ट से लौटने के बाद तीनों को पूछताछ के लिए खास टीम के पास ले जाया गया। वहां उनसे अलग अलग और विस्तार से सवाल किए गए। धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगी। पूछताछ में पता चला कि मनोहर लाल चंडीगढ़ का रहने वाला था और जल्दी पैसा कमाकर बड़ा आदमी बनने के चक्कर में था। उसके पिता सब्जी बेचते थे, लेकिन उसे अपना काम छोटा लगता था और वो जल्दी आगे बढ़ना चाहता था। उसके घर का काम ऐसा था कि ज्यादा कमाई नहीं होती थी। बच्चों को अच्छे माहौल में रखकर पढ़ाना आसान नहीं था। उसका बड़ा भाई भी ठेले पर सब्जियां बेचता था और कुछ समय बाद मनोहर लाल भी उसी के साथ यही काम करने लगा। धीरे धीरे उसे लगा कि इस काम से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। करीब 20 साल की उम्र में उसने सब्जी बेचने के साथ साथ सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक करना शुरू कर दिया। फिर उसे जुए की आदत लग गई और गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया। इसी दौरान वो कई मामलों में फंस गया। कुछ केस ऐसे थे जिनमें उसे जेल भी जाना पड़ा। बाद में वो छूट गया, लेकिन उस दौरान उसने काफी समय जेल में बिताया और पुलिस की सख्ती भी झेली। जेल से बाहर आने के बाद उसने ये सब छोड़ने की कोशिश की और चंडीगढ़ के सेक्टर 45 में एक होटल में काम करने लगा। होटल का मालिक का नाम निशांत था, जो थोड़ा अलग किस्म का आदमी था। उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस इतना पता था कि वो हिमाचल का रहने वाला है। वो अक्सर मनोहर लाल से कहता था कि सीधे रास्ते से सिर्फ गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। होटल में आने वाले कुछ ग्राहकों के लिए वो लड़कियों का इंतजाम भी करता था और इसी से अच्छा पैसा कमाता था। धीरे धीरे उसने ये सब काम मनोहर लाल को भी सिखा दिया। धीरे धीरे इस काम से उसकी कमाई बढ़ने लगी और कुछ ही समय में उसके पास अच्छा पैसा आने लगा। इसी बीच उसने शादी भी कर ली और उसके 2 बेटियां और एक बेटा हो गया। रहने के लिए उसने चंडीगढ़ के सेक्टर 56 में एक अच्छा फ्लैट भी ले लिया। निशांत के पास कई लड़कियां आती जाती थीं। उन्हीं में एक सायरा बानो थी, जो खुद को मुंबई की रहने वाली बताती थी। निशांत इन लड़कियों के बारे में ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करता था। वह उनके हिसाब से पैसे तय करता और उन्हें ग्राहकों के पास भेज देता, जिसमें बड़ा हिस्सा खुद रखता था। वो लड़कियों को नए नाम दे देता था और साफ बोलता था कि असली नाम, पता या परिवार की कोई जानकारी किसी को नहीं देनी है। सायरा को भी उसने एक दूसरा नाम दे रखा था। कुछ समय तक सब ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन निशांत अचानक सारा काम समेटकर चंडीगढ़ छोड़कर चला गया। होटल भी उसने बेच दिया था। उसके जाने के बाद लड़कियों ने अपने अपने नए ठिकाने ढूंढ लिए। अब तक मनोहर लाल ये काम समझ चुका था। होटल बंद होने के बाद उसने खुद ही इधर उधर से काम शुरू कर दिया। इसी दौरान उसने ज्यादा पैसे का लालच देकर सायरा को अपने साथ रख लिया। निशांत की जो लांसर कार उसके पास रह गई थी, वही अब वो इस काम के लिए इस्तेमाल करने लगा। मनोहर लाल का एक पुराना जानकार था राजन गुप्ता। वो हरियाणा के सिरसा का रहने वाला था और पंचकूला में अपनी पत्नी पायल के साथ रह रहा था। दोनों पहले से ही इसी लाइन में काम कर रहे थे। एक दिन अचानक दोनों की मुलाकात हो गई। बातचीत हुई तो मनोहर लाल के दिमाग में आया कि अगर तीनों साथ मिलकर काम करें तो कमाई और बढ़ सकती है। बस वहीं से तीनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। इस काम में लड़कियां अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा किसी भरोसे वाले के पास रखती थीं। जरूरत पड़ने पर वही पैसा वापस लेती थीं। पहले कई लड़कियां एक आदमी पर भरोसा कर चुकी थीं, लेकिन वो सबका पैसा लेकर गायब हो गया था।
सायरा भी उन्हीं में से एक थी। इतना सब होने के बाद भी सायरा ने इन तीनों पर भरोसा कर लिया। उसे लगा ये लोग उसे धोखा नहीं देंगे। एक बार उसकी तबीयत खराब हुई तो उसे एक प्राइवेट क्लिनिक ले जाया गया। वहीं पता चला कि उसे एड्स की बीमारी है। ये बात जानने के बाद भी इन लोगों ने उससे काम बंद नहीं करवाया। सायरा ने एक बार बताया था कि उसकी मां बीमार रहती है और वो पैसे जोड़ रही है ताकि मुंबई जाकर उसका इलाज करवा सके। 11 जनवरी 2016 को सायरा बिना बताए एक ग्राहक के पास चली गई। रात में उसने फोन करके एक जगह बुलाया। जब मनोहर लाल वहां पहुंचा तो वो नशे में थी। वहां से उसे लेकर वो सीधे राजन के घर पहुंच गया। राजन के घर पहुंचते ही सायरा का गुस्सा फूट पड़ा। बोली कि उसके जो 2.5 लाख रुपए इनके पास रखे हैं वो अभी वापस चाहिए। उसे मुंबई जाना है, मां का इलाज कराना है। मनोहर लाल ने उसे शांत करने की कोशिश की। बोला कि इलाज में भी पैसा लग रहा है, थोड़ा समय दे दो, 1 हफ्ते में सब दे देंगे। लेकिन सायरा मानने को तैयार नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि उसे अभी के अभी पूरा पैसा चाहिए। बात बढ़ती गई और वो जोर जोर से बोलने लगी। समझाने का कोई असर नहीं हुआ तो पायल ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिए। लेकिन इससे मामला शांत नहीं हुआ, उल्टा वो और तेज बोलने लगी। इतने में राजन भी भड़क गया। उसने किचन से बेलन उठाया और सायरा पर वार कर दिए। सिर और कंधे पर कई चोटें लगीं। सायरा कमजोर पड़ने लगी तो मनोहर लाल ने उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। उसी समय पायल ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और हाथ पैर पीछे बांध दिए। हाथापाई में उसके मुंह से खून निकलने लगा था। तभी मनोहर लाल ने उसका मुंह और नाक दबा दी और कुछ ही देर में उसकी सांस रुक गई। तीनों को समझ आ गया कि अब मामला हाथ से निकल चुका है। इसके बाद तीनों ने मिलकर लाश को एक चादर में लपेटा और घर में ही छुपा दिया। पूरी रात और अगला दिन भी लाश वहीं पड़ी रही। कुछ समय बाद उसमें से हल्की बदबू आने लगी। अब उन्हें समझ आ गया था कि लाश को जल्दी ठिकाने लगाना पड़ेगा। अगली सुबह मनोहर लाल अकेला ही बाहर निकला। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी बोरी लेकर वापस आया जिसमें ऊपर से पालक, धनिया और गोभी भरी हुई थी। उसी बोरी में उसने लाश रखी, मुंह सिल दिया और अकेले ही उसे ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। रास्ते में ही पुलिस ने उसे रोक लिया। उधर राजन और पायल भी घर साफ करने में लगे थे। वारदात में इस्तेमाल चादर और तौलिया लेकर वो उन्हें कहीं फेंकने गए थे, लेकिन ज्यादा देर तक बच नहीं पाए। उसी दिन दोनों भी पुलिस के हाथ लग गए। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चादर, तौलिया और बेलन भी बरामद कर लिया। कार तो पहले ही पुलिस के कब्जे में आ चुकी थी। अब पुलिस ने लड़की की पहचान पक्की करने के लिए उसके फोन से एक नंबर निकाला जो उसकी बहन का था। उससे संपर्क किया गया और पंचकूला आकर पहचान करने को कहा गया। लेकिन जवाब चौंकाने वाला था। बहन और मां ने आने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके लिए वो लड़की तो सालों पहले ही मर चुकी थी, जब वो कम उम्र में घर छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने उन्हें समझाया भी, यहां तक कि आर्थिक मदद देने की बात भी कही, लेकिन फिर भी कोई आने को तैयार नहीं हुआ। बताया गया कि सायरा की 3 बहनें हैं और पिता अब नहीं है। परिवार मुंबई में रहता है, लेकिन उनके लिए वो पहले ही घर से जा चुकी थी, इसलिए उन्होंने खुद को इस मामले से अलग ही रखा। इसके बाद पुलिस ने ही सारी जिम्मेदारी संभाली। कुछ दिन बॉडी रखी गई, फिर पोस्टमार्टम हुआ और बाद में मनीमाजरा के कब्रिस्तान में उसे मुस्लिम रीति से दफना दिया गया। उधर तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस कहानी की सबसे कड़वी सच्चाई ये नहीं थी कि एक लड़की की जान चली गई, बल्कि ये थी कि उसकी मौत के बाद उसे अपना कहने वाला भी कोई नहीं था। जो कभी अपने घर से कुछ सपने लेकर निकली होगी और अपनी बीमार मां के इलाज के लिए पैसे जोड़ रही थी, वही लड़की आखिर में एक बोरी में बंद होकर रह गई। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया, उन्हीं ने उसके भरोसे को तोड़ दिया और उसकी जान ले ली। जब पुलिस ने उसके परिवार को खबर दी तो वहां से भी ठुकरा दिया गया। कहा गया कि वो उनके लिए पहले ही मर चुकी थी। इस पूरी घटना में पैसा, भरोसा और रिश्ते तीनों हार गए। मनोहर लाल, राजन और पायल ने लालच में आकर ऐसा कदम उठाया जिसकी सजा उन्हें पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि गलत रास्ते से कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता, कभी कभी जानलेवा साबित हो जाता है। जिंदगी में हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, गलत रास्ता कभी समाधान नहीं होता, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। पहली कहानी यहीं खत्म होती है। अब सुनिए दूसरी घटना।
यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के कटनी जिले के खमहरिया गांव की है। 14 फरवरी 2026 की एक सुबह एक किसान रोज की तरह अपने खेत की ओर जा रहा था। तभी उसकी नजर रास्ते के किनारे झाड़ियों के पास पड़ी। वहां एक युवक का शव पड़ा हुआ था। यह मंजर देखकर किसान के होश उड़ गए। युवक के गले पर गहरे नीले काले निशान थे, जिससे साफ लग रहा था कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। शरीर पूरी तरह अकड़ चुका था, जिससे लग रहा था कि उसकी मौत कुछ समय पहले हुई है। किसान यह देखकर डर गया और जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। सबके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। किसी ने तुरंत पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही रीठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहां जमा लोगों ने शव की पहचान अनिल आदिवासी के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। मौके पर जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जब ध्यान से देखा तो उसके गले पर बिजली के तार से गला घोंटने के साफ निशान थे। शरीर पर हाथापाई के भी निशान मिले। अब साफ हो गया था कि यह सीधी हत्या का मामला है, लेकिन किसने किया, यह पता लगाना बाकी था। पुलिस ने सबसे पहले घर वालों से बात की। उन्होंने बताया कि अनिल अपनी मंगेतर से मिलने गांव आया था। इसके बाद पुलिस का शक गुड्डी और उसके परिवार पर गया। जब पुलिस गुड्डी के घर पहुंची तो वो काफी घबराई हुई लग रही थी। पूछताछ में उसने पहले कहा कि अनिल उससे मिलने आया था। थोड़ी देर बात हुई और फिर वो चला गया। उसे आगे कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी बातों में गड़बड़ थी। वो बार बार अपनी बात बदल रही थी। जब समय पूछा गया तो सही से बता नहीं पाई। तभी पुलिस की नजर उसके कपड़ों पर पड़े खून के दाग पर गई, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब पुलिस को यकीन हो गया कि वो कुछ छुपा रही है। सख्ती से पूछताछ हुई तो गुड्डी टूट गई। वो रोने लगी और फिर उसने पूरी सच्चाई बता दी। 20 साल का अनिल विजय राघवगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। उसकी जिंदगी वैसे तो सीधी सादी थी, लेकिन जहां वह मजदूरी करता था, उसी खेत के पास रहने वाले एक किसान की करीब 22 से 25 साल की अविवाहित बेटी से उसकी नजदीकियां बढ़ गई थीं। यही बात धीरे धीरे उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गई जिसने आगे चलकर बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। एक दिन उसके पिता ने अनिल को उस लड़की के साथ खेत की मेड़ के पास अकेले देख लिया। उन्हें बात समझते देर नहीं लगी। पिता समझदार थे। उन्होंने सोचा कि बेटे को डांटने या रोकने से बात नहीं बनेगी। अगर उसे सही दिशा देनी है तो उसकी शादी कर देना ही बेहतर रहेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने पास के ही एक गांव में रहने वाली 19 से 20 साल की लड़की गुड्डी से उसका रिश्ता पक्का कर दिया। गुड्डी गांव की रहने वाली एक सीधी सादी और थोड़ी चंचल लड़की थी, लेकिन अनिल के पिता ने उन्हें समझाया कि अभी सिर्फ शादी कर लेते हैं, गौना बाद में कर देंगे, तब तक लड़की भी बड़ी हो जाएगी। असल में उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। अनिल की शादी हो जाए और बहू घर आ जाए। उन्हें लग रहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे चलकर गांव में कोई झगड़ा या परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि अनिल पहले से ही एक लड़की के करीब आ चुका था। अनिल और गुड्डी की शादी तय हो चुकी थी। दोनों परिवारों में सब कुछ पक्का हो गया था और रस्मों की तारीख भी पास आ रही थी। ऐसे में दोनों का फोन पर बात करना और एक दूसरे को जानना आम बात थी। लेकिन गांव में जिस लड़की से अनिल पहले करीब था, वह उसकी शादी की खबर से खुश नहीं थी। वह उससे वादा करता रहा कि शादी के बाद भी वह उससे दूरी नहीं बनाएगा। इधर अनिल और गुड्डी के बीच फोन पर बातें होने लगी थीं। जब भी अनिल शादी की बातों को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करता तो गुड्डी शर्माकर बात टाल देती या फोन काट देती। वह अब भी इस तरह के नजदीकी रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अनिल जल्दी में था और शादी तक इंतजार करने के मूड में नहीं था। उसने अपनी होने वाली पत्नी को मनाने की कोशिश की और गुड्डी को गलत वीडियो भेजने लगा। ऐसी उम्र में गुड्डी ने जब ये सब देखा तो उसके अंदर अलग अलग तरह की भावनाएं आने लगीं। अनिल ने इसी बात का फायदा उठाकर उससे अकेले में मिलने के लिए कहना शुरू कर दिया। लेकिन घर वालों के डर से गुड्डी हर बार बात टाल देती थी। उसे पता था कि अगर वह अकेले मिली तो बात उसकी मर्जी से आगे बढ़ सकती है, जिसके लिए वह अभी तैयार नहीं थी। लेकिन अनिल भी पीछे हटने वाला नहीं था। वह लगातार उससे मिलने की बात करता रहा। आखिरकार गुड्डी मजबूरी में मान गई, लेकिन उसने साफ कहा कि मिलने के लिए अनिल को उसके घर आना होगा। जहां तक अकेले में मिलने की बात थी, उसने यही कहा कि अगर मौका मिला तो थोड़ी देर बात कर सकते हैं, वरना नहीं। अनिल ने जब देखा कि कोई और रास्ता नहीं है
तो वह शादी से पहले ही ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया। उसने वैलेंटाइन वीक में पहली मुलाकात की योजना बनाई और 11 फरवरी 2026 को मन में कई उम्मीदें लेकर गुड्डी के गांव पहुंच गया। उसने सोचा था कि रात में मौका मिलते ही वह उससे आराम से बात करेगा और समय बिताएगा, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी। शाम ढल चुकी थी और गांव में लोग चौपाल पर जमा होने लगे थे। अनिल अपनी साइकिल से गुड्डी के घर पहुंचा। गुड्डी ने उसे देखा तो हल्की मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। घर वाले भी होने वाले दामाद को देखकर खुश थे। गांव की परंपरा के हिसाब से दामाद पहली बार घर आए और उसकी खातिरदारी न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। रात में खाने पीने का इंतजाम किया गया। अनिल ने अपने होने वाले ससुर के साथ बैठकर खाना खाया और कुछ देर बाद घर के पीछे आंगन में बिछे बिस्तर पर सोने चला गया। ससुराल वालों ने उसे बाहर सोने के बजाय अंदर सोने को कहा, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया। असल में उसका इरादा था कि सबके सो जाने के बाद वह गुड्डी से पीछे आंगन में मिल सके। रात में खाना पीना होने के बाद घर के सभी लोग गहरी नींद में सो गए, लेकिन अनिल और गुड्डी दोनों को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के बाद अनिल ने उसे फोन किया। गुड्डी ने घंटी बजते ही फोन काट दिया और कुछ देर बाद चुपचाप उठकर पीछे आंगन में आ गई। दोनों कुछ देर तक आपस में बात करते रहे। अनिल ने उसे अपने करीब आने की कोशिश की। गुड्डी उस समय उलझन में थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि वह खुद को संभाल नहीं पाई। कुछ देर बाद उसे समझ आया कि उससे गलती हो गई है, तो वह रोने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी से पहले ऐसा कुछ हो जाएगा। अनिल ने उसे समझाया और कहा कि अगर शोर हुआ तो घर वाले जाग जाएंगे। यह सुनकर गुड्डी चुप हो गई और वापस अंदर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। अनिल पहले अगले दिन अपने गांव लौटने की बात कर रहा था, लेकिन रात में जो हुआ उसके बाद उसे लगा कि गुड्डी शायद फिर उससे मिलने आ सकती है। इसी वजह से जब सास ने उसे रुकने को कहा तो उसने थोड़ा नाटक किया और एक दिन और रुक गया। गुड्डी समझ रही थी कि अनिल क्यों रुकना चाहता है। उसे उस पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसने खुद को यह कहकर शांत किया कि कल को शादी के बाद तो वही उसका पति होगा। फिर भी उसने मन में तय कर लिया कि आज वह उसके पास नहीं जाएगी। अगले दिन शाम को अनिल पास के कुछ लड़कों के साथ बाहर घूमने चला गया। घर वाले उसके लिए खाने पीने की तैयारी में लगे थे। इसी बीच गुड्डी ने देखा कि अनिल अपना मोबाइल घर पर ही भूल गया है। उसने सोचा कि जरा देखे कि उसके मोबाइल में क्या है। जैसे ही उसने गैलरी खोली, उसमें कई गलत तरह के वीडियो थे। कुछ वीडियो तो वही थे जो अनिल उसे पहले भेज चुका था। तभी एक वीडियो में उसे अनिल दिखा। उसने देखने के लिए वीडियो चला दिया। वीडियो देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें अनिल किसी दूसरी लड़की के साथ था। यह देखकर गुड्डी को बहुत गुस्सा आया। उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि वह किसी और के साथ था, बल्कि उसे इस बात पर गुस्सा था कि अनिल ऐसी हरकतों का आदी था और उसी वजह से उसने गुड्डी को भी बहलाकर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। यह सब सोचकर गुड्डी के मन में अनिल के लिए गुस्सा और नफरत भर गई। उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया और रात होने का इंतजार करने लगी। रात में वह खुद ही पीछे आंगन में पहुंच गई। अनिल उसे देखकर खुश हो गया। उसे लगा कि वह फिर से उससे मिलने आई है, लेकिन इस बार गुड्डी का इरादा कुछ और था। गुड्डी ने उससे उसका मोबाइल लिया और उसमें दिखा हुआ वीडियो। यह देखते ही अनिल का चेहरा उतर गया। वह बात संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन गुड्डी अब उसकी किसी बात पर भरोसा करने के मूड में नहीं थी। उसके मन में गुस्सा और शक दोनों बढ़ते जा रहे थे। उसे लग रहा था कि अनिल ने उसके साथ भी सच्चाई छुपाई और उसे धोखे में रखा। अब वह यह सोचने लगी थी कि जो कुछ उसके साथ हुआ वह सच में भरोसे का रिश्ता था या सिर्फ अनिल की आदत। कुछ ही देर में माहौल बिगड़ गया। दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। गुड्डी का गुस्सा साफ दिख रहा था, जबकि अनिल उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बात उसके हाथ से निकल चुकी थी। उसने कभी अपनी मासूम मंगेतर को इस रूप में नहीं देखा था। इसी बीच गुस्से में भरी गुड्डी की नजर पास पड़े एक बिजली के तार पर पड़ी। उसने बिना सोचे वह तार उठाया और अनिल पर झपट पड़ी। उसने तार उसके गले में कस दिया। अनिल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वह हांफने लगा, हाथ पैर मारने लगा, लेकिन गुड्डी का गुस्सा उस पर भारी पड़ गया। उसने तार को और कसकर खींच दिया। कुछ ही पलों में अनिल की हरकतें धीमी पड़ गईं और फिर पूरी तरह रुक गईं। कुछ देर बाद गुड्डी को समझ आया कि उसने क्या कर दिया है। गुस्सा ठंडा पड़ा तो उसकी जगह डरने ले ली। वह कांपने लगी। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। अंधेरा था, आसपास कोई नहीं था। अब उसके सामने सबसे बड़ी चिंता थी कि वह क्या करे।
कुछ सोचकर उसने अनिल के शव को वहां से हटाने का फैसला किया। डरते कांपते उसने उसे घसीटकर गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर ले जाकर झाड़ियों के पास छोड़ दिया। उसके बयान ने पुलिस को भी चौंका दिया। एक लड़की जिसकी अभी उम्र भी नहीं थी, उसने इतने गुस्से में आकर हत्या कर दी और सबूत मिटाने की कोशिश की। पूछताछ के बाद पुलिस ने गुड्डी को हिरासत में ले लिया। इस पूरी घटना के बाद एक सवाल जरूर उठता है, आखिर यहां सही क्या था और गलत क्या? क्या गुस्से में इतना बड़ा कदम उठाना सही था? क्या सच छुपाना सही था? शायद अगर उस वक्त थोड़ा शांत होकर सोचा जाता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। अगर उस वक्त थोड़ा रुककर सोचा जाता तो शायद ये सब टल सकता था। जिंदगी में हालात कैसे भी हों, हमें हमेशा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। याद रखना, छोटी सी गलती कभी कभी बड़ी सजा बन जाती है। सतर्क रहो। फिर मिलते हैं।